नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए उत्तराखंड के लिए आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस देते हैं। उत्तराखंड के लिए 2 अक्टूबर यानी कि आज का दिन काला दिन होता है। आज के दिन 1994 में हुआ था रामपुर तिराहा कांड। इस पर आपको बता देते हैं कि आंदोलनकारियों के साथ हुई बर्बरता। अलग राज्य की मांग के लिए दिल्ली जा रहे थे। गोलीकांड में 7 आंदोलनकारियों की मौत हुई थी। 16 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और रेप की घटना हुई थी। न्याय के लिए आज भी भटक रहे हैं आंदोलनकारी। 660 शिकायतों के बाद भी नहीं मिला है न्याय। सीबीआई ने 12 मामलों में दाखिल की थी चार्जशीट। मुजफ्फरनगर में आज भी चल रहा है केस। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला पहुंचा हुआ है। तो आज के लिए उत्तराखंड में काला दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी बीरेंद्र बिष्ट देंगे। बीरेंद्र, एक तरफ आज पूरा देश जहां पर 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज की पुण्यतिथि मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के लिए आज का दिन यानी कि 2 अक्टूबर का दिन काला दिन होता है। आज के दिन किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, आज क्या कुछ होने वाला है उत्तराखंड पर, इस पर जानकारी दें। देखिए कंचन, जिस तरह से अहिंसा दिवस के दिन हिंसा हुई थी, राज्य के आंदोलनकारी जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली रवाना हो रहे थे अलग राज्य की मांग को लेकर, रामपुर में उनको रोक दिया गया था और उसी दौरान आंदोलनकारियों पर बर्बरता हुई थी और इसमें 7 जो आंदोलनकारी थे उनकी मौत हो गई थी। और इसके अलावा ठीक है बीरेंद्र, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, सीधे लिए चलेंगे अपने दर्शकों को। इस समय राजघाट, दिल्ली के राजघाट से आ रही तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। राजघाट से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। आज पूरे देश में इसी तरह की तस्वीरें आप देखेंगे। दिल्ली में आज भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। आज देशवासियों को स्वच्छता के लिहाज से बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। उससे पहले ये राजघाट की तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। राष्ट्रपिता को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बापू को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं राजघाट। इससे पहले तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पहुंचे हुए हैं और देखिए पीएम मोदी पहुंचे हैं और उससे पहले यहां आप देखिए भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और ओम बिरला भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पीएम मोदी पहुँचे हैं। इस समय यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज नमन किया जाना है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। बापू को नमन करने के लिए पीएम मोदी पहुँचे हैं राजघाट। बापू को पीएम मोदी का नमन। आज ये तस्वीरें कई मायनों में खास हो जाती है। श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 155वीं जयंती के तौर पर पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन होना है। पीएम मोदी के साथ यहाँ पर यह भी जानकारी देने के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। कई केंद्रीय मंत्री इस समय यहाँ मौजूद हैं। दिग्गज राजनेता यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बापू को नमन कर रहे हैं। राजघाट की सीधी तस्वीरें आपके सामने। बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं राजघाट। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी है, नमन किया है। और राजघाट से भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सभी देशवासियों को आज के दिन बापू को नमन करने की पोस्ट किया है।
पूज्य बापू को उनकी जन्म जयंती पर शत-शत नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सत्य, सद्भाव और समानता पर आधारित उनका जीवन और आदर्श देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा पुंज बना रहेगा। दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। राजघाट पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये भी जानकारी दे देते हैं आपको कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप देख सकते हैं ओम बिरला भी मौजूद हैं। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस समय यहाँ मौजूद हैं। कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं राजघाट। और आइए एक बार फिर से पहाड़ की खबरें आपको बताते हैं, जहां आज उत्तराखंड में 2 अक्टूबर का दिन काला दिन के तौर पर मनाया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन 1994 में जो कृत्य हुआ था वो आज याद किया जाता है। 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे। इस बीच आपको ये बता देते हैं कि शहीद स्थल रामपुर तिराहा जाएंगे सीएम धामी। राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था रामपुर तिराहा कांड। गोलीकांड में 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे। और आइए वीरेंद्र बिष्ट की तरफ एक बार फिर से चलते हैं। हमारे साथ लाइव इस समय मौजूद है वीरेंद्र। आज रामपुर तिराहा जाने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शहीद स्थल रामपुर तिराहा जो जानकारी मिल रही है, आज का दिन काला दिन के तौर पर उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। इस पर आप विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दें और ये बताएं कि आज किस तरह से कार्यक्रम होने हैं उत्तराखंड में। देखिए कंचन, कार्यक्रमों की बात करें जाए तो अलग अलग जो जिले हैं उनमें जो आंदोलनकारी हैं वो अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री धामी हैं वो खुद शहीद स्थल जाएंगे और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन जिस तरह से आज का दिन है 1994 में आज ही के दिन 2 अक्टूबर के दिन जो आंदोलनकारी दिल्ली जा रहे थे उन पर बर्बरता हुई थी और कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हुई थी, रेप की घटनाएं हुई थी। हालांकि मामले सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक चलते रहे। जो न्याय की आस उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी लगाए हुए थे उनको आज तक वो न्याय नहीं मिला है। हालांकि मुजफ्फरनगर अब एक मामला जो है वो वापस पहुंचा है। वहां पर कई जो याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई होनी है। लेकिन जिस तरह से आंदोलन के दौरान सीबीआई ने अलग अलग जो मामले थे 660 शिकायतें उनको मिली थी, उसके बाद चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि वो जो सीबीआई कोर्ट ने उस पर फैसला भी दिया था, लेकिन उस फैसले को ऊपरी अदालतों ने बदल दिया और उसके बावजूद अब भी जो न्याय की आस है वो बाकी बची है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले की लड़ाई लड़ी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है और उसके बाद जो निचली अदालतों के फैसले हैं उनको निरस्त करके तमाम चीजों को वो किया जाता है। लेकिन इसी दौरान जो 1996 के दौरान जो चश्मदी गवाह था उसकी भी मौत हो गई ट्रेन में यात्रा करने के दौरान। इन सारी मांगों को लेकर जो आंदोलनकारी हैं वो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है उनका दरवाजा खटखटाया, लेकिन आज भी उन सारी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो सकी है। तो कहीं न कहीं जो राज्य आंदोलनकारी हैं या 1994 के दौरान जो जिन महिलाओं के साथ ये घटनाएं हुई थी, जो पृथक राज्य के लेके दिल्ली जा रहे थे, तो उनमें नाराजगी जरूर देखी जा सकती है। हालांकि सरकारों ने इन मामलों को लेके राज्य आंदोलनकारियों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश जरूर की। 10% आरक्षण का मुद्दा लेके आई, लेकिन वो भी अभी कोर्ट में लंबित है। तो ये कहा जा सकता है कि जो आंदोलनकारी अलग राज्य के लिए जा रहे थे उनके साथ इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, सीबीआई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, उसके बावजूद ऊपरी अदालतों ने इन आदेशों पर रोक लगा दी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि उस वक्त के जो डीएम थे अनंत कुमार सिंह, उनको इस पूरे केस में आरोपी बनाया गया था, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने से ये आंदोलनकारी आज भी निराशा झेल रहे हैं।
हालांकि इन्हीं सारी मांगों को लेके अलग जिले में तमाम कार्यक्रम अलग अलग जिलों में किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद शहीद स्थल, चाहे वो देहरादून हो, रामपुर तिराहा हो, वहां पर जाने की जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। चमोली की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर 56 साल के बाद शहीद का शव मिला है। 56 साल के बाद शहीद का शव मिला। 1968 में हुआ था विमान हादसा। हिमाचल के रोहतांग दर्रे में हुआ था हादसा। थराली के नारायण सिंह ने लापता थे। सेना के सर्च ऑपरेशन में शव मिला है। चंडीगढ़ से लेह विमान ने उड़ान भरी थी। शहीद का सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। नितिन सेमवाल और जानकारी देंगे। नितिन सेमवाल, कब तक पार्थिव देह जो है, जो कि 56 साल के बाद मिला है, वो कब तक अपने पैतृक घर पहुंचेगा और कब तक अंतिम संस्कार किया जाएगा? जी, सेना के अधिकारियों का कहना है कि गुरुवार को नारायण सिंह जो इस विमान हादसे में लापता हो गए थे, उनका जो शव बरामद हुआ है, तो गुरुवार को उनके पैतृक गांव में शव को लाया जाएगा और उसी दिन उनका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। 1968 में विमान दुर्घटना में थराली के जो नारायण सिंह है, उनकी मौत हो गई थी। 102 लोग इस विमान में सवार थे और इन 102 लोगों में 4 भारतीय सेना के जवान थे, जिनके शव अब बरामद कर दिए गए लगभग 56 सालों के बाद। तो कहीं ना कहीं एक दुखद घटना ये है। और जो ये नारायण सिंह जिनकी मौत हुई है, ये भारतीय सेना में मेडिकल कोर में थे और अब इनका शव बरामद किया गया है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नितिन सेमवाल। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं केदार घाटी में 31 जुलाई को आई आपदा। इसके चलते केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ाव रामबाड़ा में पैदल पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसके साथ ही पुल पर आवाजाही शुरू भी हो गई है। पुल के तैयार होने से बाबा केदार की यात्रा पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको आने जाने में आसानी होगी। संदीप प्रसाद रुद्रप्रयाग से हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है। संदीप, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उस पुल की जो आपदा के चलते केदारनाथ धाम पैदल मार्ग जो था, वो यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ाव रामबाड़ा में क्षतिग्रस्त हो गया था। अब ये पुल एक बार जब बनकर तैयार हुआ है, तो ये उन लोगों को वाकई में राहत देगा जो यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। नारे का उद्घोष। जी बिल्कुल कंचन, आपको बता दें क्योंकि जो केदारनाथ की यात्रा है काफी अहम ये वहाँ पे पुल है, क्योंकि जब विगत 31 जुलाई को जब 2 महीने पहले वहाँ पे केदार घाटी में आपदा आई थी, तो उस समय भीमबली, लिंचौली और ये जंगल चट्टी तमाम जगहों पर, ये रामबाड़ा के समेत तमाम जगहों पर वहाँ पे जो पैदल मार्ग था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद लगातार वहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। 2 बार के दौरे उन्होंने वहाँ पे हवाई सर्वेक्षण किए। इसके बाद वहाँ पे लगातार कमिश्नर 1 सप्ताह तक लगातार केदार घाटी में रहे। तमाम मंत्रियों के वहाँ पे दौरे हुए और लगातार कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यह है कि क्योंकि जो केदारनाथ धाम की यात्रा है वो धार्मिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों का रोजगार, हजारों लोगों का रोजगार उस यात्रा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात अहम हो गई थी, क्योंकि जो सड़क मार्ग को भी ठीक करना था, पैदल मार्ग को भी ठीक करना था। हालांकि अब पैदल मार्ग लगभग ठीक हो चुका है और सड़क मार्ग को सुचारू कर दिया गया है सोनप्रयाग से गौरी कुंड तक का, और लगातार वहां पे जो कार्य हैं वो चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि यात्रा भी जारी है और हजारों लोग केदारनाथ की यात्रा भी कर रहे हैं। ऐसे में यात्रियों के आवागमन के साथ ही मार्ग को भी ठीक करना, और वो भी जो केदार घाटी की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसको देखते भी वहां पर काफी कठिन हो जाता है कार्य करना। लेकिन जो सरकार की तरफ से जो अचीव किया गया है, जिस 2 माह के भीतर कई चीजें ठीक कर दी गई हैं और कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में इसको लेकर खुशी भी है कि अब धीरे धीरे यात्रा बढ़ रही है, क्योंकि अंतिम चरण, दूसरे चरण की लास्ट यात्रा है और काफी संख्या श्रद्धालुओं की प्रत्येक दिन 8 से 10,000 12,000 तक श्रद्धालु वहां पे पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पुल के बनने से जो पुल बना है रामबाड़ा में, उससे काफी फायदा वहां पे श्रद्धालुओं को। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उत्तराखंड में आपदा अक्सर कमाने वालों के लिए किसी अवसर से कम नहीं होती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है पिथौरागढ़ में, जहां पर आपदा से हुए नुकसान के ज्यादातर एस्टीमेट गलत बने हैं। यही नहीं, कई मामलों में तो एक ही नुकसान के 2-2 एस्टीमेट के तैयार किए गए हैं। ऐसे में अब प्रशासन के लिए सही एस्टीमेट को तलाशना किसी चुनौती से कम नहीं है। ये नजारा इन दिनों पिथौरागढ़ आपदा प्रबंधन विभाग का है, जहां तैनात कर्मचारी दिन रात सही और फर्जी एस्टीमेट अलग कर रहे हैं। असल में बरसात के बाद हुए नुकसान की भरपाई के लिए अलग अलग विभागों ने अपने अपने एस्टीमेट मुख्यालय भेजे हैं।
अब तक जिले में 45 करोड़ से ज्यादा के एस्टीमेट डीडीएमओ को मिल गए, लेकिन इनमें ज्यादातर एस्टीमेट पूरी तरह से फर्जी हैं। जी हां, प्रशासन ने अब तक 550 एस्टीमेट की जांच की है, जिनमें सिर्फ 50 एस्टीमेट ही सही पाए गए हैं। और जहां आपदा से क्षति नहीं हुई है उनको भी एस्टीमेट बनाते हुए यहाँ पर जमा किया गया है। और अभी 2 दिन पहले लगभग हमारे कुल 550 प्रस्तावों की जांच की गई, जिसमें लगभग 50 सही पाए गए। यही नहीं, कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां एक नुकसान के अलग अलग विभागों से 2-2 एस्टीमेट तैयार हुए हैं। तो ऐसे में प्रशासन के लिए आपदा से हुए नुकसान का ठीक आकलन करना भी चुनौती भरा साबित हो रहा है। यानी करोड़ों के एस्टीमेट में सही एस्टीमेट की तलाश भी डीडीएमओ के लिए सिरदर्द बनी हुई है। एस्टीमेट बनाने वाले विभागों के हाल ये हैं कि जहां नुकसान नहीं हुआ है वहां भी बरसाती तांडव फाइलों में दिखाया गया है। तो ऐसे में प्रशासन ने गलत एस्टीमेट बनाने वाले विभागों से भी जवाब मांगा है। इसमें 2 विभागों द्वारा एक ही जगह का प्रस्ताव दे दिया गया और एक ही अधिकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर उनमें पाए गए, और ये लगभग 8,31,000 और 8,37,000 रुपए के पुलिया निर्माण का प्रकरण है, जिसमें फर्जी एस्टीमेट के चलते सही एस्टीमेट पर उस तेजी से काम नहीं हो पा रहा जिसकी दरकार प्रभावितों को है। बरसात से हुए नुकसान के जैसे एस्टीमेट सामने आए हैं, उससे साफ है कि आपदा कई विभागों के लिए किसी अवसर से कम नहीं है। बीते सालों में भी आपदा के नाम पर बड़ा खेल यहाँ होता रहा है, लेकिन इस बार बड़ा खेला शुरू होने से पहले ही फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उधर विकासनगर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना गरीब महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर स्वरोजगार की तरफ बढ़ रही हैं। विकास योजना के तहत पचवादून के ग्रामीण इलाकों में भी कई सेंटर्स चल रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां कढ़ाई का काम, बुनाई का काम और ब्यूटी थेरेपिस्ट जैसे कई तरह के कोर्स निःशुल्क इनका फायदा उठा रही हैं। तो मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ पे ऐसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हमें अच्छे कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं। तो फिर मैंने सीनियर ब्यूटी थेरेपिस्ट का कोर्स यहाँ से सीखना चाहा। पहले भी ट्राई किया था, बट फीस की वजह से मैं नहीं कर पाई थी। ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडरी सीख रहे हैं, और इससे हमें एक और वो है कि हमें यहाँ से फ्री सिखाया जा रहा है, और ये 4 महीने का कोर्स है। यहाँ से हमें वो भी दिया जाए, सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे हमें आगे जाके बहुत हेल्प होगी। बढ़ते आगे, रुद्रप्रयाग में विश्व प्रसिद्ध धाम तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहाड़ में मौसम साफ होते ही तुंगनाथ पहुंचने वाले भक्तों की संख्या बढ़ गई है। तुंगनाथ आकर श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने यात्रा सुविधाओं को लेकर खुशी जाहिर की है, लेकिन महिला श्रद्धालुओं ने पैदल स्थानों पर शौचालय बनाने की मांग भी की है। ये बस कुछ चीजें हैं, थोड़ी जैसे लेडीज के लिए थोड़ा सा टॉयलेट्स और ये सब चीजें और सुविधाएं प्रोवाइड करानी चाहिए। शौचालय की सुविधा और सारी चीजें तो ठीक है, थोड़ी शेल्टर्स भी होने चाहिए, और तो सब ठीक है। मतलब अच्छा है ओवरऑल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। नैनीताल में सरकार के जमीनों की जांच के फैसले के बाद अब हलचल मची हुई है। खासकर उन कारोबारियों में डर है जो सरकारी जमीन पर कारोबार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सरोवर नगरी में सरकारी जमीनों पर बने होटल रिजॉर्ट की जांच की जाएगी। खामलैंड से लेकर नजूल और सरकारी जमीनों पर चल रहे कारोबार जांच के दायरे में है। तो नैनीताल के पंगुट, भीमताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर में भी कई जमीनों पर कारोबार का खेल चल रहा है। कई जगहों पर तो कृषि के लिए दी गई जमीनों पर बड़े बड़े रिजॉर्ट चल रहे हैं। ये कारोबारी सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं।
आप भूमि हो चाहे बेनाम भूमि हो चाहे सरकारी भूमि हो, सभी पर एक कब्जे की निरंतर सोची समझी साजिश चल रही है। तो मेरा जिला प्रशासन से भी आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी के इस सपने को साकार करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जांच की जाए कि कहां कैसे और ये कैसे लोग बस रहे हैं। आप देखिए, बाहरी लोगों की सबसे ज्यादा पसंद नैनीताल जिला रहा है। वहीं सड़कों के किनारे जहां से हिमालय का व्यू दिखे, ऐसी जगहों की जमीनों को जमकर खरीदा और बेचा गया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जरूर कुछ जांच हुई, लेकिन कार्रवाई अभी भी किसी पर नहीं हो पाई। हालांकि नैनीताल जिला प्रशासन अब एक्टिव हुआ है। आते रहते हैं जहां पट्टे पर या लीज पर लैंड मिली है या किसी विशेष प्रयोजन के लिए लैंड खरीदी है, उसके बाद उसके प्रयोजन को चेंज करना या उसका स्वरूप परिवर्तन करने की जो भी शिकायतें आती हैं उन पर जांच होती है। उसके बाद उसको राज्य सरकार में निहित करने के लिए जहां भी उल्लंघन पाया जाता है उसकी लीगल प्रोसीडिंग करी जाती है, संबंधितों को नोटिस देकर उसकी सुनवाई करी जाती है। पिछली जांचों में रामनगर, नैनीताल में कई रिजॉर्ट सरकारी जमीनों पर होने के सबूत मिले, लेकिन कार्रवाई ही नहीं हुई। लेकिन अब सरकार भू कानून और जमीनों की जांच के फैसले के साथ आगे बढ़ी है, जिसके बाद सरकारी जमीन का गलत इस्तेमाल करने वाले टेंशन में है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। हरिद्वार के डीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। अस्पताल की ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, कर्मचारियों की उपस्थिति और साफ सफाई की व्यवस्था को देखा है। कोटद्वार में भी प्रधानमंत्री के संभावित जनमन कार्यक्रम को लेकर तैयारी की जा रही है। गांधी जयंती के मौके पर पीएम कार्यक्रम के जरिए बॉक्सा समुदाय के लोगों से वर्चुअली बातचीत करेंगे। टिहरी में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार इनका स्वागत किया है। सांसद सैनी ने पीएम मोदी के ऊपर लिखी किताब पर आयोजित विचार गोष्ठी में शिरकत की। टिहरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक दिवसीय फूड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें प्रतिभागियों को ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट और किट भी दिए गए हैं। निकाय चुनाव को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने फिर से कहा है कि 10 नवंबर तक निकाय चुनाव के प्रोग्राम जारी किए जाएंगे। साथ ही आरक्षण को लेकर सभी का पूरे कर लिए जाएंगे। नैनीताल में स्तन कैंसर के बचाव के लिए पिंक मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे शहर के लोग हिस्सा लेंगे। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने एसडीएम चौक पर महापंचायत का आयोजन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध। ऋषिकेश के चंद्रभागा नदी के पास में बन रहे ट्रीटमेंट के खिलाफ हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने सरकार और पेयजल निगम को हफ्ते में आपत्ति का निस्तारण करने का आदेश दिया है। अल्मोड़ा में नगर निगम के कर्मचारियों ने निगम में धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया है। पिछले 2 महीने से निगम बनने के बाद नगर आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने से कर्मचारियों को सैलरी और पूर्व कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। और पिथौरागढ़ में एसएसबी परिसर में सीनियर सिटीजन का सम्मान किया गया है। पीएम विनोद गोस्वामी ने शिक्षा, सामाजिक जीवन और अन्य क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले सीनियर सिटीजन को शॉल भेंट करके सम्मानित किया है।